Poem Indian Weavers by Sarojini Naidu. Before I go on to the explanation of the poem, I'll tell you a little bit about Sarojini Naidu. She was an Indian writer writing in English. She was born of Bengali parents and spent her childhood in Hyderabad and was then exposed early to Muslim culture. Later, she went to England for her studies and on returning home married Dr. Naidu much against the wishes of her parents. Her poetic career began as early as the age of 13 when she wrote largely in an imitative style. तो उन्होंने 13 ईयर्स की एज में ही लिखना शुरू कर दिया था और जो है बट सून शी ग्रू आउट ऑफ इट एंड टर्न टू इंडियन थीम्स ऑन द एडवाइस ऑफ एडमंड गोस. तो उन्होंने जो है शुरू में तो क्या किया, ब्रिटिश राइटर्स के स्टाइल में लिखना शुरू करा, पर फिर उनका जो है वो उसमें से निकल गई और उन्होंने इंडियन थीम्स पर लिखना शुरू कर दिया. और she was an active politician much concerned with the Indian situation. तो वो पॉलिटिकल भी बहुत ही उनका इन्वॉल्वमेंट था, एक्टिव पॉलिटिशियन थी और शी वॉज कंसर्न विद द कंडीशंस ऑफ इंडिया. A close associate of Mahatma Gandhi, she served as the president of the Indian National Congress in 1925 and later after independence was the governor of उत्तर प्रदेश. तो सरोजनी नायडू ने जो है महात्मा गांधी के साथ काफ़ी काम किया और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट भी रहीं और बाद में वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी बनी. She is remembered for her outspokenness and uninhibited attitude, her flamboyant ways and fondness for bright colors. और उनको याद किया जाता है उनकी फ्रैंकनेस के लिए, उनकी स्पष्टवादिता के लिए और उनके एटीट्यूड में किसी तरह का भी इनहिबिशंस नहीं थे, किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं थी. उनको जो बात कहनी होती थी वो बहुत ही बोल्डली वो जो है अपनी बात को रखती थी. एज ए पोएट शी हैड ऑलमोस्ट स्टॉप्ड राइटिंग बाय 1925 और 1925 तक उन्होंने के लगभग उन्होंने जो है वो लिखना बंद कर दिया था. मोस्ट ऑफ हर वर्क इज़ लिरिकल, पैशनेटली इंटेंस एंड मेलोडियस. तो जो इनके जो राइटिंग्स हैं वो ज़्यादातर लिरिकल हैं, पोएम्स हैं वो लिरिकल हैं लाइक अ सॉन्ग, और उसमें जो है इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा और रिदम है लाइक अ सॉन्ग. शी इज़ रेफर्ड टू एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द भारत कोकिला. ये आप लोग सब जानते ही हैं कि उनको क्या कहते हैं, भारत कोकिला भी कहते हैं या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. Her selection of themes ranges from legendary tales of Radha Krishna to human emotions of jealousy, love and longing, capturing the emotional current of Indian life. तो इनके जो थीम है वो बेसिकली जो है इंडिया की जो धरती है उससे बिल्कुल रूट से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कि या तो इन्होंने जो है राधा और कृष्ण की जो है टेल्स को लेकर के अपनी पोएम्स की रचना करी है, या इन्होंने अपने उसमें इंटेंस इमोशन का जिक्र किया है जैसे जेलेसी, लव, और जो इंडिया की का जो इमोशन है उसको इन्होंने अपनी पोएम्स में कैप्चर करने की जो है किया है. एंड दिस पोएम Weavers is which we are going to take up. Indian Weavers is a classic poem where the three stages of life are talked about and reminds one of both Gautam Buddha's journey and Kabir the Weaver. तो इसमें इन्होंने जो है ये शॉर्ट पोएम है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजा हैविंग 4 लाइन ईच. The poem talks about 3 types of dresses that the Indian weavers weave at 3 particular times of the day. Metaphorically, each time and the dress weaved in that time symbolizes a particular stage of life. तो ये जो वैसे पोयम ऊपरी तौर पर क्या किसके बारे में दिखाई देती है, जो वीवर्स हैं
जो बुनकर हैं, और वो कौन बुनकर हैं, इंडिया के, वो दिन के 3 अलग अलग पर्टिकुलर टाइम में, सुबह और जो है वो शाम को और रात के समय, वो लोग क्या कर रहे हैं, 3 अलग अलग तरह के गारमेंट बना रहे हैं, अलग अलग रंगों के। लेकिन मेटाफोरिकली वो क्या सिंबलाइज करते हैं कि हमारे जीवन के जो प्रत्येक स्टेज है, जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसकी जो है, या हम कहें एनिमल, उसकी 3 स्टेज है। द पर्सन इज बॉर्न, and then the young age, and then the ultimate old age with when death comes। तो जो 3 इन्होंने स्टेजेस की बात करी है, वो बर्थ की करी है, यूथ की करी है, और उसके बाद में इन्होंने डेथ की जो है वो बात की है। सो द पोएम प्रोग्रेसेस अलोंगसाइड द प्रोग्रेस ऑफ द डे। तो जो है इंडियन वीवर्स में क्या बताया, डे की प्रोग्रेस बताइए, सुबह, दोपहर, सुबह, शाम और रात। द अर्ली मॉर्निंग हेरल्ड्स द बर्थ ऑफ अ बेबी, द इवनिंग इज अ सीन ऑफ मैरिज, एंड लेट नाइट इज द टाइम ऑफ डेथ। और ये जो इन्होंने पर्टिकुलर 3 टाइम बताए हैं डे के, उसमें क्या बताया, अर्ली मॉर्निंग में तो क्या है, ये मैसेज है किसका, बर्थ ऑफ अ बेबी विच इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। और जो शाम है वो मैरिज का सीन है, और लेट नाइट किसका सीन है, टाइम ऑफ डेथ, वेयर देयर इज ऑल डार्कनेस, and darkness symbolizes something grim and sad। The weavers weave different colors for each occasion। और उन्होंने जो पोयम में बताया है वो क्या बताया कि हर ओकेजन के लिए अलग अलग कलर्स हैं। द बर्थ गारमेंट इज ब्लू, द मैरिज ड्रेस इज ब्राइट एंड कलरफुल, एंड वाइट इज द कलर ऑफ द श्राउड। तो जैसा अब जो बर्थ गारमेंट क्या है, ब्लू कलर का, फुल ऑफ ब्राइटनेस, फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। मैरिज ड्रेस कैसी है, ब्राइट है, चमकीली है, रंगों से भरी हुई है। और वाइट किसका कलर होता है, कफन का कलर होता है, विच इज़ द सिंबल ऑफ death। The lyrical quality is heightened by the refrains of the opening line of each stanza, the interrogative form. Every first 2 lines pose a question, further adds to the last rhythm of the poem as it flows along। Adjectives like gay and wild, bright, chill, solemn and still help to create a different atmosphere और each line। तो आप देखें किस तरह से इस पोएम, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो फेमस हैं कि इनकी जो राइटिंग्स हैं मोस्टली लिरिकल हैं, जो एक तरह का रिदम और म्यूज़िक सिम्फनी पैदा करती हैं। और ये जो है इस तरह से आप देखिए कि जो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव फॉर्म में, एवरी फर्स्ट 2 लाइन्स पोज अ क्वेश्चन। 3 स्टेंजा की हर 2 शुरू की लाइन क्या है, जो है वो एक क्वेश्चन पोज कर रही हैं, और उसमें भी एक रिदम को वो पैदा कर रही हैं। और जो है इसमें एडजेक्टिव्स आप देखिए, गे, वाइल्ड, ब्राइट, chill, solemn and still, they themselves symbolize different stages of life and give a different atmosphere for each stage of life। The poem begins with the uh, with the weavers asking what they are weaving in the morning time। And so I'll now read the lines of the poem and explain to you। Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child। So this is in the form of a kind of a conversation। It has got a colloquial style when there's a kind of a question and answer between the weaver and the speaker। So the speaker is asking weavers, what are you weaving at the break, at the in the morning, break of day, जब दिन की शुरुआत ही हुई है, dawn। तो वो कह रहे हैं कि what are you weaving, and at the same time
the speaker is asking you that what garment you are weaving, which is so full of, beauty, color, happiness, suggesting some kind of happiness, give खुश होना होता है यहाँ पर, मतलब है कि the colors which gives happiness to your eyes and to the viewer. ब्लू, और वो कलर क्या, किस कलर का है, जो गारमेंट जो वीवर सुबह के टाइम बन रहे हैं वो ब्लू कलर का है. और वो कैसा लग रहा है, एज द नाउ द यूज ऑफ अ सिमली ऑल्सो, द कलर ऑफ द गारमेंट that the weavers are weaving in the morning times, the color, it has been compared to the color of the wing of a halcyon whale. Halcyon, is a mythical bird usually identified with the kingfisher, said to have the power of calming winds. And किंगफिशर जो होता है अपने यहाँ पर, जो एक जो बर्ड होता है, इसके विंग्स कैसे होते हैं, इसके विंग्स जो हैं वो रेड कलर के होते हैं. और ये जो है इन द फ्रेज हेल्सियन डेज ऑफ यूथ, द रेफरेंस इज टू केयरफ्री एंड अ जॉयफुल पीरियड ऑफ लाइफ. तो इसमें जो है वो पूछ रहा है स्पीकर कि तुम ये गारमेंट जो बना रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर क्यों है, बिकॉज बर्थ इज़ रिलेटेड विद हैप्पीनेस. और ये किस तरह से है, किंगफिशर का जो पंख होता है ब्लू कलर का होता है, और जो है ये ब्लू कलर का है. तो वो जवाब देते हैं, वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न child. So as I told you that it is in the form of question and answer. The speaker asked the question कि इतना सुंदर सुबह के टाइम में ब्लू कलर का जो हेल्सियन बर्ड के विंग की तरह है. वाइल्ड से यहाँ मतलब है वाइल्ड विद एक्सटेसी, वाइल्ड विद हैप्पीनेस, खुशी से पागल, जैसे एकदम खुशी से जो पागल होता है. तो वो जब उड़ता है आसमान में तो एक तरह से वो कितनी खुशी के साथ में आसमान में जाता है. तो वो कह रहे हैं कि जो है तो वो जवाब दे रहे हैं वीवर कि हम जो किसके रोप्स बना रहे हैं, रोप्स यहाँ मतलब है कपड़े, क्लोथ्स, किसके बना रहे हैं, गारमेंट, न्यू बॉर्न चाइल्ड के. सो द फर्स्ट स्टैंजा सिंबलाइजेज द बर्थ विच इज़ एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस, वाइल्डनेस, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस. And in the second stanza, the speaker asks, weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Now the speaker is asking the weavers that when the night is about to fall, मतलब जब नाइट होने ही वाली है, मतलब इट इज़ इवनिंग टाइम, तो तुम एक ये गारमेंट क्या बना रहे हो जो इतना ब्राइट है, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ ब्राइटनेस. तो और वो ब्राइटनेस किस, अगेन इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑल्सो द कलर, द ब्लू कलर ऑफ द गारमेंट हैज़ बीन कंपेयर टू द विंग ऑफ अ हेल्सियन बर्ड आइडेंटिफाइड विद किंगफिशर. जो हमारे अर्थ पे किसके आइडेंटिफाई की जाती है, किंगफिशर से आइडेंटिफाई की जाती है. तो अब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गारमेंट की ब्राइटनेस किससे कंपेयर करिए, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन. सो द प्लूम्स आर द विंग्स, पंख जो होते हैं पीकॉक के, वो कैसे होते हैं, इट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ पर्पल एंड ग्रीन कलर. तो द गारमेंट, द कलर ऑफ द गारमेंट दैट द वीवर्स आर वीविंग हैज़ बीन कंपेयर टू द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पीकॉक के प्लूम्स से कंपेयर करा है, जो कि पर्पल और ग्रीन का ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है. सो हियर इन द सेकंड स्टैंजा ऑल्सो द assembly has been used. We weave the marriage veils of a queen. और तो वो जवाब देते हैं, बिकॉज इंडियन ट्रेडिशन में वेल वैसे पर्दा होता है, बट यहाँ मतलब है जो एक क्वीन है, जो ब्राइड है, वो एक ओढ़नी जो होती है उसको पहनती है शादी के समय पर, जो एक उसमें घूंघट का भी काम करती है. तो वो क्या कह रहे हैं कि हम वी आर वीविंग द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन. तो हम क्या बन रहे हैं, हम
उसके मैरिज वेल को तैयार कर रहे हैं, उस ओढ़नी को तैयार कर रहे हैं जो कि वो शादी के टाइम पहनेगी क्वीन. सो अगेन द सेकंड स्टेंजा सिंबलाइजेज द यूथ when the person gets married, and all kinds of rejoicings take place. So the first and second stanza are full of colors, full of brightness, full of joy. But now we come to the third stanza, which symbolizes death. Weavers weaving solemn and still, when there is no movement, देयर इज कामनेस ऑल ओवर द एटमोसफियर. स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल स्थिर है. सोलेमन एकदम शांति है, सीरियसनेस है. वॉट डू यू वीव इन द मून लाइट? चिल. तो उनसे पूछ रहे हैं, चिल यानी जब सर्दी की रात है. बिकॉज डेथ इज समथिंग विच इज चिलिंग. सो द विंटर सीजन इज एसोसिएटेड विद डेथ. चिल, जब कोई चीज़ बहुत ठंडी होती है उसमें क्या होता है, देयर इज़ नो लाइफ इन इट, देयर इज़ नो मूवमेंट इन इट. सो एडजेक्टिव चिल इज़ वेरी सिम्बॉलिक. चिल यानी मतलब है जब आदमी ठंड से जम जाए और उसका कोई मूवमेंट नहीं हो. तो जो मून लाइट है, रात का समय है, वो रात कैसी है, बहुत ठंडी है. तो वो ठंडी जो है वो हम किससे एसोसिएट करेंगे? बिकॉज व्हेन अ पर्सन डाइज देयर इज़ नो वार्मथ इन हिम. उसकी गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है. सो लुक एट द यूज ऑफ वर्ड्स दैट सरोजनी नायडू हैज़ यूज. द एडजेक्टिव्स दे देमसेल्फ कन्वे द मीनिंग ऑफ द poem when you can associate different adjectives with different stages of life. So chill again, lack of movement, lack of life, जिसमें जीवन नहीं दिखाई देता है और कोई मूवमेंट नहीं होता है. white as a feather and white as a cloud. So again the use of simile when the white color of the garment has been the white color of the shroud has been compared to the feather. feather होता है पंख, जो कैसा है, सफ़ेद है बिल्कुल. और बादल जो कि बिल्कुल सफ़ेद बादल, वहाँ जहाँ पर जबकि बादल में जो है कोई बारिश नहीं होने वाली है, और इट इज़ जो है बिल्कुल क्लियर है, वाइट एज अ क्लाउड. वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. तो द रिप्लाई इज़ गिवन बाय द वीवर्स कि हम क्या बन रहे हैं, एक डेड मैन का श्राउड बना रहे हैं, फ्यूनरल श्राउड, कफन, जो कि क्रीमेशन के टाइम उसको उड़ाया जाता है. सो these are the three different stages that the poetess has described, and it has been beautifully described by her. And we can see that how in such a short poem she has encompassed such a serious human thought. Thank you so much.